एकलव्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों और टाइगर रिजर्व्स पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं जी। और ये जानना बहुत जरूरी है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए ये विषय इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये सीधे सीधे सिलेबस का हिस्सा है। हाँ, मतलब यूनिट 3 जो एमपी का भूगोल और यूनिट 7 पर्यावरण दोनों में ही आता है ये। बिल्कुल। और अगर आप पुराने प्रश्न पत्र देखें तो राष्ट्रीय उद्यानों से बड़े सीधे सीधे मतलब तथ्यात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। हाँ, जैसे स्थापना वर्ष या कौन से जिले में है। हाँ, या कौन सी नदी बहती है। पर 2026 के लिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अच्छा। कूनो चीता प्रोजेक्ट और हाल की जो टाइगर जनगणना हुई है उसकी वजह से ये एक हॉट टॉपिक बन गया है। तो मतलब अब सुमेलित कीजिए या मैचिंग वाले प्रश्नों की संभावना ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्टैटिक जीके का हिस्सा है। एक बार ठीक से याद कर लिया तो अंक पक्के हैं। चलिए, तो फिर मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। इसे राष्ट्रीय उद्यानों का घर कहा जाता है। और इसके पीछे ठोस कारण भी हैं। क्या कारण है? वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इनमें 11 बन चुके हैं और एक प्रस्तावित है। साथ ही 24 अभयारण्य भी हैं। 12। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और यही आंकड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। और अगर आकार की बात करें तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा-किसली, जो 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और सबसे छोटा? सबसे छोटा है जीवाश्म या फॉसिल नेशनल पार्क। उसका क्षेत्रफल तो सिर्फ 0.27 वर्ग किलोमीटर है। क्या बात है। और इन सब में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पशु? वो है चीतल। अच्छा। इसे याद रखने की एक आसान ट्रिक भी है। बताइए। बस ये सोचिए कि मध्य प्रदेश भारत का वो बगीचा है जहां सबसे ज्यादा गमले रखे हैं। और यहाँ गमले का मतलब है नेशनल पार्क्स। हाँ, ये अच्छा है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और सबसे पुराने पार्क से, कान्हा-किसली। जी। ये मंडला और बालाघाट जिलों में स्थित है, मतलब मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग। हाँ, और इसकी घाटी मैकल पर्वतमाला से बनी है। इसका आकार घोड़े की नाल जैसा बताया जाता है। इसके इतिहास में कौन से साल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, इसमें 3 तारीखें बहुत जरूरी हैं। 1933 में ये एक अभयारण्य बना। ठीक है। फिर 1955 में ये मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। पहला। और 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ऐसा करने वाला भी ये एमपी का पहला ही पार्क था। तो इसकी ट्रिक तो बहुत सीधी सादी है। क्या? इसे बस घर के सबसे बड़े भाई की तरह समझ लीजिए, जो सबसे पहले आया 1955 में और जिसका कद यानी क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। बिल्कुल सही। कान्हा-किसली की तो खास बात, मतलब जो इसे बाकियों से अलग करती हो। बिल्कुल है। यहाँ पाया जाने वाला ब्रिडरी प्रजाति का बारासिंगा। अच्छा। ये सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलता है और इसे मध्य प्रदेश का राज्य पशु भी घोषित किया गया है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। इतना ही नहीं, ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है जिसने अपना शुभंकर मतलब मैस्कॉट जारी किया। अरे वाह, क्या नाम है उसका? भूर सिंह द बारासिंघा। और इसे रोहन चक्रवर्ती ने डिजाइन किया था। यहाँ से कोई नदी भी बहती है? हाँ, इस पार्क के बीच से बंजर और हालोन नदियां बहती हैं। और यहाँ का बम्मी दादर, जिसे सनसेट पॉइंट भी कहते हैं, पार्क का सबसे ऊंचा और खूबसूरत स्थान है। पेड़ पौधों की बात करें तो यहाँ साल के पेड़ और बांस के जंगल आपको बहुतायत में मिलेंगे। इसकी भी कोई ट्रिक है? हाँ, इसे एक मुकुट की तरह याद रख सकते हैं। कैसे? देखिए, बारासिंघा के सींग मुकुट जैसे लगते हैं ना, तो वो मुकुट सिर्फ कान्हा के राजा भूर सिंह के पास है। जी, ये सही है। चलिए अब बात करते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान की, जो शिवपुरी में है। जी, इसकी स्थापना 1958 में हुई। और इसका एक शाही इतिहास भी है। हाँ, ये ग्वालियर के महाराजाओं का पूर्व शाही शिकार क्षेत्र हुआ करता था। पार्क की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक जॉर्ज कैसल नाम का भवन भी है। बिल्कुल। और यहाँ सांख्य सागर और माधव तालाब नाम के 2 प्रमुख जल निकाय भी हैं जो मनिहार नदी पर बने हैं। और एक और खास बात, आगरा मुंबई राष्ट्रीय मार्ग मतलब NH3, जिसका नया नंबर NH46 है, वो इसके ठीक बीचों बीच से गुजरता है। हाँ, और यहाँ आपको खैर, बबूल और करधई के वृक्ष ज्यादा मिलेंगे। इसकी क्या ट्रिक है? इसे एक शाही महल की तरह समझिए, जहाँ राजा शिकार करते थे और पहाड़ी पर अपना कैसल यानी जॉर्ज कैसल बनाते थे। बहुत बढ़िया। अगला पड़ाव है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में। स्थापना 1968 में हुई और 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया।
और इसकी खासियत यह है कि यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बिल्कुल, और इसी वजह से ये बाघों के घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। कितना घनत्व है? यहाँ हर 8 किलोमीटर पर एक बाघ मिल जाता है, जो देश में सर्वाधिक है। क्या बात है। पार्क के मध्य में 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का किला है और यहाँ से चरण गंगा नदी बहती है। और ये क्षेत्र सफेद बाघों के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। हाँ बिल्कुल। इसकी ट्रिक है एक किले की दीवार की तरह, मतलब? जैसे 32 पहाड़ियां एक दीवार बनकर बाघों की रक्षा कर रही हैं। ये अच्छी ट्रिक है। अब आते हैं सबसे छोटे पार्क पर। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो डिंडोरी में है। इसे घुघवा नेशनल पार्क भी कहते हैं ना? हाँ, 1968 में स्थापित हुआ और क्षेत्रफल मात्र 0.27 वर्ग किलोमीटर है। पर यहाँ खास क्या है? यहाँ 6.5 करोड़ वर्ष पुराने पौधों और वृक्षों के जीवाश्म संरक्षित हैं। 6.5 करोड़ साल? जी, यह कान्हा और बांधवगढ़ के बीच एक लिंक का काम करता है और भारत के 4 प्रमुख जीवाश्म उद्यानों में से एक है। इसकी ट्रिक तो बहुत आसान है। समय की कैप्सूल की तरह एक छोटी सी जगह में करोड़ों साल पुरानी यादें, यानी जीवाश्म बंद है। बिल्कुल। अब चलते हैं राजधानी भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1979 में हुई। ये सिर्फ एक पार्क नहीं है, बल्कि एक आधुनिक चिड़ियाघर, मतलब मॉडर्न जू भी है। इसे 3 in 1 का दर्जा प्राप्त है। 3 in 1? हाँ, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर तीनों है। अच्छा। इसके अंदर एक सर्प उद्यान भी है और यहाँ वन्य प्राणियों को गोद लेने की योजना भी चलती है। और इसे कोई अवार्ड भी मिला है? जी, ये ISO 9001.2008 अवार्ड प्राप्त करने वाला देश का पहला नेशनल पार्क है। इसकी ट्रिक तो सीधी साधी है, शहर के बगीचे की तरह। हाँ, क्योंकि ये जंगल शहर के ठीक बीच में है। अब बात संजय ढोरी राष्ट्रीय उद्यान की, जो सीधी जिले में है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इसकी कहानी थोड़ी विभाजन से जुड़ी है। विभाजन? अविभाजित मध्य प्रदेश का यह सबसे बड़ा पार्क था, लेकिन 2000 में इसका एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया। अच्छा, जो अब गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहलाता है। बिल्कुल। इसे 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। और इसका पुराना नाम डुबरी है। यहाँ से गोपद और बनास नदियां बहती हैं और मुख्य रूप से साल के वन पाए जाते हैं। तो इसकी ट्रिक है बंटे हुए भाई की तरह। मतलब पहले बहुत बड़ा था, फिर बंटवारे में आधा हिस्सा पड़ोसी राज्य के पास चला गया। एकदम सही। अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना और छतरपुर जिलों में फैला है। स्थापना 1981 में हुई और 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। और केन नदी इस उद्यान की जीवन रेखा है। बिल्कुल, जो यहाँ उत्तर दिशा में बहती है। और ये पार्क सरीसृपों के लिए जाना जाता है ना? हाँ, रेंगने वाले जीवों, मतलब रेप्टाइल्स के लिए। और यहाँ घड़ियाल संरक्षण भी होता है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि 2009 में ये बाघ शून्य हो गया था। जी, और उसके बाद यहाँ बाघों का सफल पुनर्स्थापन किया गया, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण भी आजकल काफी चर्चा में है। इसकी ट्रिक है हीरे की अंगूठी की तरह। वो कैसे? पन्ना जिला हीरे के लिए प्रसिद्ध है और केन नदी इस पार्क के गले का हार है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अब चलते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नर्मदापुरम। स्थापना 1981 और 1999-2000 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। यहाँ की जैव विविधता बहुत खास है। काले हिरण, मतलब कृष्णमृग, और इंडियन बाइसन यानी गौर बहुतायत में मिलते हैं। और ये पर्यटन के लिए भी अनोखा है। हाँ, ये एकमात्र टाइगर रिजर्व है जहाँ नाव, जीप और पैदल सफारी तीनों की अनुमति है। तीनों की? ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर यहीं स्थित है। देनवा नदी इसके बीच से बहती है और ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा भी है। तो इसकी ट्रिक हुई एडवेंचर कैंप की तरह। हाँ, जहाँ पैदल चल सकते हैं, नाव चला सकते हैं और सबसे ऊंची चोटी पर भी चढ़ सकते हैं। एडवेंचर से अब उस पार्क की बात करते हैं जिससे हम सबका बचपन जुड़ा है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसका एक और नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान है और ये रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक का प्रेरणा स्रोत रहा है। इसीलिए इसे मोगली लैंड भी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है ना? जी, पेंच नदी इसे 2 भागों में बांटती है। यहाँ काला पहाड़ स्थित है और कृष्ण मृग सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? 1992 में। तो इसकी ट्रिक तो बहुत आसान है, कहानी की किताब की तरह। 55 की मोगली वाली किताब का असली घर यही जंगल है। बिल्कुल।
अब बात ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की, जो खंडवा जिले में है। हाँ, ये नर्मदा नदी के तट पर है। इसकी स्थापना की घोषणा 2004 में हुई थी, लेकिन इसे अक्सर निर्माणाधीन या प्रस्तावित श्रेणी में गिना जाता है। ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और इंदिरा सागर बांध के पास स्थित है। जी, इसका मुख्य उद्देश्य इसे अभयारण्य से राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करना है। इसकी ट्रिक तो इसके नाम में ही छिपी है। नदी के किनारे वाले मंदिर की तरह ओंकारेश्वर नाम से ही भगवान शिव और नर्मदा नदी याद आते हैं। सही। अब चलते हैं धार जिले के डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 2010-11 में हुई। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यहाँ डायनासोर के अंडों के जीवाश्म सुरक्षित किए गए हैं। हाँ, ये जोबत या बाघ नदी क्षेत्र के पास है और ये भी क्षेत्रफल में बहुत छोटा है, लगभग 0.89 वर्ग किलोमीटर। ये भारत में डायनासोर के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण साइट है। बिल्कुल। तो इसकी ट्रिक है जुरासिक पार्क की तरह। फिल्म जैसा नहीं, लेकिन असली डायनासोर के अंडे यहीं पत्थर बनकर रखे हैं। हाँ, सही। अब आते हैं सबसे चर्चित पार्क पर, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। श्योपुर और मुरैना जिलों में ये 1981 में अभयारण्य बना और 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। कूनो नदी इसके मध्य से बहती है। जी। और ये प्रोजेक्ट चीता के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसके तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से अफ्रीकन चीतों का पुनर्स्थापन किया गया है। सही कहा। यहाँ गुजरात के गिर से एशियाई शेरों को लाने का प्रस्ताव भी लंबे समय से है। तो इसकी ट्रिक हुई नए मेहमानों का घर की तरह। हाँ, विदेश से आए चीतों का भारत में ये पहला और नया घर है। चलिए, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पहचान टाइगर स्टेट की बात करते हैं। बिल्कुल। सर्वाधिक बाघों के कारण ही एमपी को ये दर्जा प्राप्त है। प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? कुल 7 टाइगर रिजर्व हैं। इनमें 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं और एक अभयारण्य है। 6 राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? कान्हा 1974, पेंच 1992, बांधवगढ़ 1993, पन्ना 1994, सतपुड़ा 1999-2000 और संजय डुबरी 2008। और वो एक अभयारण्य कौन सा है जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है? वो है रातापानी अभयारण्य, रायसेन में, जो 2013 से इसका हिस्सा है। इससे याद रखने की ट्रिक है सप्तऋषि की तरह। हाँ, जैसे आसमान में 7 तारे चमकते हैं, वैसे ही एमपी की शान ये 7 टाइगर रिजर्व हैं। बाघ गणना के बारे में कुछ बताइए। राष्ट्रीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में 526 बाघ थे, जो देश में सर्वाधिक थे। कर्नाटक दूसरे स्थान पर था, है ना? हाँ, 524 बाघों के साथ, बस 2 का ही अंतर था। ये तो एक बड़ी वृद्धि थी। 2014 में जहां 308 बाघ थे, वहीं 2018 में ये संख्या 526 हो गई। जी, ये देश की कुल बाघ आबादी का लगभग 18% है। और सबसे ज्यादा बाघ कान्हा और बांधवगढ़ में है। हाँ, कान्हा में 122 और बांधवगढ़ में 110। इसकी मजेदार ट्रिक है रेस का विनर की तरह। हाँ, मतलब एमपी ने कर्नाटक को सिर्फ 2 नंबर से हराकर रेस जीती। बिल्कुल। अब बात सफेद बाघों की। मुकुंदपुर सतना में विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी स्थित है। जी, इसका लोकार्पण 3 अप्रैल 2016 को हुआ था और इसका नामकरण महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव के नाम पर किया गया है। इसका एक रोचक इतिहास भी है। हाँ, 1915 में पहली बार विंध्य क्षेत्र में सफेद बाघ देखा गया था और फिर 1951 में महाराजा मार्तंड सिंह ने मोहन नाम के एक सफेद बाघ को पकड़ा था, जिसे आज दुनिया के सभी सफेद बाघों का पूर्वज माना जाता है। एकदम सही। इसकी ट्रिक है चांद का टुकड़ा की तरह। वो कैसे? पीले बाघों के बीच सफेद बाघ एक अनोखे चमकते हुए चांद जैसा है, जो सतना में मिला। ये अच्छा है। अब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स की। मध्य प्रदेश में कितने हैं? कुल 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। पहला पचमढ़ी, जो 1999 में बना, दूसरा अचानक मार अमरकंटक 2005 में और तीसरा पन्ना 2011 में। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि पन्ना को यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है। जी, इन्हें याद रखने की एक बहुत आसान ट्रिक है PAP। पी से पचमढ़ी, ए से अमरकंटक और पी से पन्ना। बिल्कुल। चलिए, अब परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस करते हैं। हाँ, एक क्विक रिवीजन हो जाए। करंट अफेयर्स के लिहाज से कूनो और पन्ना सबसे महत्वपूर्ण है ना? बिल्कुल। कूनो चीता प्रोजेक्ट के लिए और पन्ना केन बेतवा लिंक के लिए। और कान्हा और बांधवगढ़ से जुड़े सवाल तो हमेशा ही पूछे जाते हैं। हाँ, कान्हा से बारहसिंगा और बांधवगढ़ से बाघ घनत्व, ये सदाबहार सवाल है।
कुछ ऐसे बिंदु भी हैं जिनमें अक्सर भ्रम होता है, उन्हें साफ कर लेना चाहिए। जैसे कि जैसे सबसे छोटा पाक जीवाश्म 27 है, वन विहार 4.45 नहीं। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, और दूसरा, प्रोजेक्ट टाइगर में माधव शामिल नहीं है, लेकिन संजय डुबरी शामिल है। सही। और अब कुछ वन लाइनर रिवीजन हो जाए। टाइगर स्टेट, मध्य प्रदेश 526 बाघ, मोगली लैंड पेंच, और सफेद बाघ का संबंध। बांधवगढ़ जहां पाए जाते थे और मुकुंदपुर जहां सफारी है। बहुत बढ़िया। तो इस पूरी चर्चा को याद रखने की ट्रिक है फिल्टर की हुई चाय की तरह। मतलब ये स्लाइड वो मलाईदार हिस्सा है जो परीक्षा में ऊर्जा देगा। ऐसे ही क्विक रिवीजन टॉपिक्स के लिए एकलव्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें